नमस्कार। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी ने 2024 के लिए अपना सिलेबस बदल दिया है, तो आज हम इसी नए सिलेबस को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। हमारा मकसद है इसे एक ऐसे स्टडी प्लान में बदलना जिससे तैयारी की राह एकदम साफ और आसान हो जाए। देखिए, जब भी कोई बदलाव आता है तो थोड़ी घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन इस नए सिलेबस को एक मुश्किल या चुनौती की तरह देखने के बजाय एक साफ सुथरे रोड मैप की तरह देखना चाहिए। असल में ये हमें बिल्कुल सटीक तरीके से बता रहा है कि हमें क्या पढ़ना है और किस दिशा में पढ़ना है, जो कि तैयारी के लिए एक बहुत मजबूत बुनियाद है। प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पहला है सामान्य अध्ययन या पेपर 1 और सारा खेल इसी का है। यही मेरिट बनाता है, यही रैंकिंग तय करता है। दूसरा पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग है, जिसमें बस बेसिक स्किल्स चेक होती हैं। तो हमारा पूरा का पूरा फोकस पेपर 1 पर ही रहने वाला है। तो इस पूरे विश्लेषण को हमने कुछ हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम परीक्षा के पूरे ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर सिलेबस के 3 बड़े स्तंभों यानी इतिहास, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था और शासन विज्ञान को देखेंगे। इसके बाद सबसे जरूरी और नए हिस्से यानी मध्य प्रदेश की जनजातीय विरासत पर गहराई से बात करेंगे और आखिर में इन सबको मिलाकर सफलता की रणनीति कैसे बनाई जाए, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले स्तंभ से, इतिहास और संस्कृति। ये हमारी तैयारी की वो नींव है जिसमें हम भारत और मध्य प्रदेश दोनों के अतीत और उनकी शानदार सांस्कृतिक विरासत को समझेंगे। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव है। यूनिट 1 में फोकस सिर्फ तारीखों और युद्धों पर नहीं है। अब प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे वेद, उपनिषद और वर्णाश्रम जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं को समझने पर जोर है। मतलब आयोग चाहता है कि हम भारत की वैचारिक जड़ों को जानें और हाँ, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज़ादी के बाद भारत के एकीकरण तक का सफर तो इसमें शामिल है ही। और अब आते हैं मध्य प्रदेश पर। यूनिट 2 में प्रदेश के प्रमुख राजवंश, आज़ादी की लड़ाई में मध्य प्रदेश का योगदान और यहाँ की स्थानीय कला और साहित्य पर ध्यान देना है। यहाँ की जनजातियों, उनकी बोलियों और खासकर जो विश्व धरोहर स्थल हैं, उनका अध्ययन करना बहुत जरूरी हो गया है। चलिए अब हम अपने दूसरे स्तंभ पर चलते हैं, भूगोल और अर्थव्यवस्था। ये दोनों विषय एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं। ये हमें दिखाते हैं कि किसी भी क्षेत्र का विकास वहाँ की जमीन, वहाँ के मौसम और संसाधनों पर कैसे निर्भर करता है। यूनिट 3 में हमें भारत के भूगोल को समझना है, लेकिन इसमें सिर्फ पहाड़, नदियां और पठार ही नहीं है। अब अल नीनो और ला नीना जैसी जलवायु से जुड़ी घटनाएं, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, फूड सिक्योरिटी और जनसंख्या जैसे अहम मुद्दे भी शामिल हैं। ये दिखाता है कि भूगोल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर कैसे डालता है। अच्छा, यहाँ हमने यूनिट 4 और 6 को एक साथ रखा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलकर मध्य प्रदेश के भूगोल और अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर पेश करती हैं। प्रदेश के जंगल, खनिज, उद्योग के साथ साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और एक जिला एक उत्पाद जैसी सरकारी योजनाओं पर खास ध्यान देना होगा। ये साफ संकेत है कि आयोग अब प्रैक्टिकल नॉलेज को प्राथमिकता दे रहा है। हमारा तीसरा और आखिरी स्तंभ है शासन और विज्ञान। ये हिस्सा हमें आधुनिक भारत और मध्य प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में हुई तरक्की को समझने में मदद करता है। यूनिट 5 पूरी तरह से हमारे संविधान और शासन व्यवस्था पर केंद्रित है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति और संसद से लेकर राज्य स्तर पर राज्यपाल और विधानसभा तक के सिस्टम को समझना है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें पंचायती राज जैसे जमीनी स्तर के शासन को भी उतनी ही अहमियत दी गई है। यूनिट 7, 8 और 9 विज्ञान, स्वास्थ्य, पर्यावरण और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हैं। ये दिखाती हैं कि आज के दौर में एक प्रशासक को कितना अपडेटेड रहना पड़ता है। इसमें सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी का जिक्र है, जो मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों की एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य चुनौती है। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे टॉपिक बताते हैं कि आज के प्रशासक को दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। तो हमने 3 स्तंभों की बात कर ली, लेकिन हर मजबूत इमारत में एक कीस्टोन होता है। वो एक पत्थर जो पूरी संरचना को आपस में जोड़कर रखता है और उसे मजबूती देता है। इस नए सिलेबस में वो कीस्टोन है मध्य प्रदेश की जनजातीय विरासत।
जी हाँ, यूनिट 10 ये पूरी तरह से नई है और इसे बहुत ही गंभीरता से लेना होगा। ये सिर्फ एक और यूनिट नहीं है, बल्कि यह एक इशारा है कि आयोग चाहता है कि भविष्य के प्रशासक राज्य की आबादी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से को गहराई से जानें और समझें। इस पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यह सिलेक्शन में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो सवाल उठता है कि इस नई यूनिट को तैयार कैसे किया जाए। इसे कुछ आसान स्टेप्स में तोड़ते हैं। सबसे पहले जनजातियों का भौगोलिक फैलाव और उनके लिए बने संवैधानिक प्रावधानों को समझें। फिर उनकी संस्कृति, परंपराओं, कला और त्योहारों के बारे में पढ़ें। आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान और प्रमुख जनजातीय नायकों को जानना भी बेहद जरूरी है। और आखिर में उनकी लोक संस्कृति और साहित्य का अध्ययन करें। तो अब तक हमने पूरे सिलेबस के इस ब्लूप्रिंट को तो अच्छे से समझ लिया है, लेकिन सिर्फ जानकारी ही तो काफी नहीं है ना। जानकारी को एक कामयाब रणनीति में बदलना ही सफलता की असली कुंजी है। अब सवाल यह है कि इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे किया जाए। ये बात बिल्कुल पते की है। अगर इस बदले हुए सिलेबस की हर बारीकी को समझकर एक प्लान के साथ, एक व्यवस्थित रणनीति के साथ तैयारी शुरू की जाए तो यकीनन सफलता की राह आसान हो जाएगी। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है सुव्यवस्थित रणनीति। तो अब रास्ता बिल्कुल साफ है। ये ब्लूप्रिंट हम सबके सामने है। अब सोचना बस ये है कि तैयारी की इस इमारत को बनाने के लिए हम पहली ईंट कौन सी और कहाँ रखेंगे। अपनी रणनीति बनाइए और पूरी लगन के साथ जुट जाइए। आप सभी को सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।